पहली बात तो ये है कि मैं ये पहला इंटरव्यू है मेरा, तो लेकिन जब मैंने इनका हौसला देखा नदीम खान साहब का, इनसे मेरी मुलाकात हुई ना, मैं इनको जानता था। इनसे जब मैंने मुलाकात की तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, तो मैं इनसे इंस्पायर हुआ और इनसे मुतासिर हुआ। मैंने कहा नहीं, जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको जानने का मौका नहीं मिला होगा। तो आपका अगर मैं तारुफ़ करवाऊँ तो मेरे पास वो कलम और अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। और माशाल्लाह से आप एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके आबा अजदाद का भी जब मैं ज़िक्र इसमें करूँगा तो आपको खुशी होगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ आज की शख्सियत जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम लेने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ उनके बारे में कहूं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ और कंट्रोल इम्तिहानात मुल्तान डिवीज़न। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल तगा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आज आपने मेरे चैनल के लिए अपनी तमाम तर मसरूफियात से तर्क करके मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके बारे में ख़ुद भी जानूं और अपने व्यूवर्स को भी आपके बारे में आगाह करूं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम आज अपने व्यूवर्स को आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं सर, आपका ताल्लुक़ कहाँ से और आपने तालीमी करियर का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया सर? शुक्रिया नदीम खान साहब। सबसे पहले तो मैं चैनल की आपको, जो आपने यूट्यूब नदीम खान ऑफिशियल चैनल यूट्यूब का बनाया है, उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। शुक्रिया। और ज़ाहिर बात है इसका एक पर्पज़ आपके नज़दीक पॉजिटिव पर्पज़ होगा, लोगों को आगाही देना तालीम के हवाले से और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, सकाफ़त के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मेरी काविशों को पसंद किया और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाका, अपने मुल्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए तमाम टैलेंटेड लोगों को अपने चैनल के ज़रिए आपसे मुलाकात करवाऊँ। सर मैं आपसे आज का पहला सवाल ये करूँगा, सबसे पहले मुझे और मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप आबाई इलाका, आपने तालीम कहाँ तक मुकम्मल की और करियर का आगाज़ जो है, तालीमी आगाज़ जो आपने किया वो कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आए आप, थोड़ा हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। अच्छा, मेरा जहाँ तक खान साहब आबाई इलाके का ताल्लुक़ है वो दो साइड हो जाती हैं, एक मैटरनल साइड, एक पैटर्नल साइड। वालिद की तरफ से तुगम्बा है हमारा एरिया, वालदा की तरफ से हम पठान डीजी खां से। वेरी नाइस। तो जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक़ है, जैसे मैं अभी बता चुका कि पायलट स्कूल मेरा, जहाँ से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, उसके बाद जो मेरी एजुकेशन थी BZU से मैंने MA इंग्लिश का इम्तिहान पास किया 1992 में। और इम्तिहान पास करते ही 1992 में आपको याद होगा मोइन कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे जी। एक महीने बाद ही फिर मेरी सिलेक्शन होगी 1993 में एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़। तो यूँ कह सकते हैं कि मेरी जो लेक्चरशिप इंग्लिश में जो लेक्चरशिप का आगाज़ हुआ वो गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ से 1994 से हुआ। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मराहिल तय करते हुए उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया मुल्तान गवर्नमेंट विलायत हुसैन कॉलेज। विलायत हुसैन कॉलेज से फिर मेरी प्रमोशन हो गई 2010 में, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी तो एमर्सन कॉलेज आ गया। एमर्सन कॉलेज में फिर मेरी प्रमोशन 2021 में एसोसिएट प्रोफेसर होगी 19 ग्रेड में। तो देन आई जॉइंड एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान। और बस ये मुख्तसर सा मेरा एक सफ़र है। तगा साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में, बड़े कम अल्फाज में आपने इतना बड़ा सफ़र जो है हमारे व्यूवर्स को बताया। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं माशाल्लाह से, जैसा कि देखा जाता है मज़हबी घराना वैसे भी आपके नाम के साथ हाफिज़ लगता है, तो माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ भी किया और ये बाइस इफ्तिखार है हम सब के लिए। सर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह से आपको विरासत में ही तालीम मिली, आपके पुरखों ने जो आला तालीम हासिल की वो कन्वर्ट हुई आप तक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स भी कि आप माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम जो है वो भी किसी तारुफ़ के माज़ी, आपकी तसानीफ़ जो हैं वो काबिल ज़िक्र। मैं चाहता हूँ आप खुद ही हमारे व्यूवर्स को बताइए। बल्कि मैं इसमें यूँ कहूँगा कि हम जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन की वजह से हैं। जहाँ कहीं भी मैंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की तो नहीं उस लिहाज से बन पाई, वालिद साहब का नाम सबसे आगे होता था। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ आपको कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
मेरा नाम 1 साल पहले ना किसी पैनल में था, किसी भी उसमें कंट्रोलरशिप सेक्रेटरी किसी पैनल में नहीं था। तो अचानक मुझे कॉल आई ऊपर सेक्रेटरीट की तरफ से, जी कौन सा है शख्स जिसने इंटरव्यू नहीं दिया। तो सेक्रेटरी हैं इरम बुखारी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इस टाइम। उन्होंने कहा जी कि किसी ने कहा जी कि वो एक बंदा है जो इंटरव्यू नहीं दिया उसने कहा गेट हिम फॉर द इंटरव्यू तो करवाओ उसका मेरे साथ। तो जब इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ ऑनलाइन पे ना नाम चल रहा था मोहम्मद इस्माइल तगा। तो वो बोल रही कि इस्माइल तगा क्या है? तो मैंने कहा जी कास्ट है। कहती अब्दुल हमीद तगा क्या लगते हैं आपके? मैंने कहा जी वो मेरे वालिद साहब हैं। कहती मैं तो उनकी किताबें पढ़ के CSS 18 साल पहले मैंने कराची से CSS किया, तो मैंने उनकी किताबें, उनके बेटे हो आप? तो मैंने कहा जी मैं उनका बेटा हूँ। आप देखें, फिर मैंने कहा जी मैडम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ ए जॉब, आप यकीन करें। उन्होंने कहा नहीं आप ही करोगे ये, अपने बाप का नाम इज़्ज़त तो रख लोगे। ये लफ्ज़ उनके अभी भी मुझे याद है कि अपने बाप की इज़्ज़त तो रख लोगे, इतना बड़ा नाम है, कुछ ना कुछ तो इज़्ज़त रख लोगे। तो ये एक वालिद साहब का जहाँ तक बात है, बेसिकली पूरे पाकिस्तान में ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी उसको कहते हैं जिसने बुनियाद रखी हो। इमरानियात की जो बुनियाद है या इमरानियात के मज़मून को फ्लॉरिश करने में, वो हमारे साउथ पंजाब में कोई भी नाम नहीं था, एक उन्हीं का ही नाम है, उन्हीं की वजह से। और आज भी आप देखें पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप चले जाएं और इमरानियात का जब नाम आता है तो वो अब्दुल हमीद तगा का नाम आता है उसमें। बल्कि मेरी फैमिली पूरी, मेरे भाई भी जो है वो प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी है लाहौर में, बहन भी यहाँ पे सोशियोलॉजी प्रोफेसर, इस ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो भी प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी है। तो नाम के साथ ज़्यादा जुड़ गया है मेरा सोशियोलॉजी का। तो आप यूँ कह सकते हैं खून में दोनों एजुकेशनल, उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, लैंग्वेज का भी है और कल्चर के। जिस तरह नदीम खान साहब खुद चूँकि कल्चर को डील करते हैं, तो कल्चर का जो ताल्लुक, चूँकि सोशियोलॉजी डील्स विद द कल्चर, तो वो दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो वालिद साहब को चूँकि बहुत ज़्यादा, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया है, उनकी 18 बुक्स हैं जो कि अभी भी तमाम CSS की किताबें, तमाम रिकमेंडेड बुक्स में उन्हीं की ही किताबें चलती हैं। तो उन्हीं की वजह से ही हमारी पहचान है। तो दैट इज़ वाई आवर फैमिली इज़ कॉल्ड द फैमिली ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। तो मैं चूँकि इंग्लिश में हूँ, लेकिन चीज़ें ज़्यादातर मेरी सोशियोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा हैं। तो ये मुख्तसर एक वालिद साहब का एक आ गया। अच्छा, ये बताएं सर कि जैसे माशाल्लाह से आपके पुरखों ने, आपके वालिद साहब ने आपको तालीम से रास्ता किया और माशाल्लाह से उन्होंने भी दुनिया में इस नाम कमाया और आप भी उनका नाम ज़िंदा किए हुए। आपके जो बच्चे हैं उनको कहाँ देखते हैं, आपका नाम रोशन करेंगे पुरखा का? देखिए जी, मैं जिस तरह बताऊँ, मैं बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मैंने उसे कहा कि मेरी ख्वाहिश होगी कि तुम भी सोशियोलॉजी में करो। राइट। वो अलग बात है, एक क्रेज़ है, एक चल रहा है डॉक्टर बनने का। उसके नंबर भी मैं माशाल्लाह मैट्रिक में बहुत अच्छे टॉप क्लास 1044 नंबर उसने हासिल किए। तो मैंने कहा मेरी ख्वाहिश होगी कि तुम अपने दादा का नाम सोशियोलॉजी के, कोई बड़ा पोता है वो लेके चले। जो ख्वाहिश मेरी नहीं पूरी हो सकी, मैं चाहता था मैं सोशियोलॉजी करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया उसको। तो मैं ये चाहता हूं, जिस तरह मैडम इरम बुखारी ने एक दफ़ा बात की थी कि वालिदैन से आपने क्या सीखा, कुछ अच्छी वैल्यूज़। वालिदैन हमेशा वैल्यूज़ सिखाते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वो आदात क्या सीखी, कोई एक अच्छी क्वालिटी। तो मेरे बच्चे भी, मैं चाहूँगा, बल्कि ये तमाम जो अब मैं जो यहाँ पे ज्वाइन किया, ये तमाम ही बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। सिर्फ मेरे अपने बच्चे ही मेरे नहीं हैं, ये तमाम बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी मेरे अपने बच्चे हैं। तो वो अच्छी वैल्यूज़ और अच्छी रिवायात को लेकर चले। मज़ीद भी हम जानेंगे सर से उनके लाइफ के बारे में और उनके कॉलेज दौर के बारे में। तो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि तालीम एक ऐसा ज़ीना है जिसे हर बंदा पर फ़र्ज़ किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि मैंने लास्ट अपने इंटरव्यू में भी एक प्रोफेसर साहब से हमने इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा और उन्होंने भी कहा कि ये तो हदीस में भी है कि अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो बिल्कुल ज़रूर जाइए। तालीम फ़र्ज़ है, तालीम आपको बाशऊर बनाती है और तालीम से आप महज़ब माशरे का हिस्सा बनते हैं। सर जी, ये बताइएगा कि आप कॉलेज लाइफ में, मतलब मैंने भी वक्त गुजारा, आपने भी गुजारा होगा, बड़े मतलब बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे थे, लड़के थे आप, या थोड़ा शरारती थे, या मतलब? नहीं, मैं खान साहब मैं बिल्कुल शरारती नहीं था, क्योंकि वालिद साहब काफ़ी मजहबी मिजाज के और सख्त तबीयत भी थे उनकी, सीरियस माइंड थे। तो
एक शरारती किस्म की चीज़ें हमारे अंदर ऐसा कोई नहीं थी। बुक रीडिंग का तो शौक़ था हमें वो बताते रहते थे कि ये बुक रिकमेंड करते थे कि ये बुक पढ़ लो, अवे फ्रॉम अदर दैन फ्रॉम रिलीजियस बुक्स। वो कहते ये बुक्स भी आप पढ़ो। तो इस वजह से कोई ख़ास इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि बड़ा बेटा थोड़ा सा ये होता है सीरियस माइंडेड एक होता है, ये शरारतें छोटा बेटा करता है जो कि इस टाइम सोशियोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं अब्दुल अजीज़ साहब, वो भी खैर सीरियस हैं, लेकिन सबसे छोटे हमारे यहाँ वही है। तो इस किस्म की कोई ख़ास शरारतें वगैरह चीज़ें नहीं होती थी हमारे अंदर। तो आपको तंग किया जाता, स्टूडेंट दोस्त क्लास फेलोज़, मतलब कोई तंग करने वाला जैसे होता है शरारतों में तंग किया जाता है, एक पढ़ने वाले बच्चे को तंग किया जाता है? नहीं, देखिए वैसे तो एक पीयर ग्रुप हमारा अपना था, जिस तरह आमिर हफीज़ तौसी साहब हो गए, प्रोफेसर हैं जो हमारे इंग्लिश के, उनके साथ एक वो थी, वो शरारतें जो ग्रुप में चलती हैं शरारतें, वो तो एक किस्म की वो चलती रहती थी, छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन जो दूसरी किस्म की शरारतों का था वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपने वालिद साहब की सख्ती की वजह से या उनके खौफ की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। चलें जी, अच्छी बात है। लाइफ में एक ऐसा टेनर ज़रूर आता है कि जब हम ये सोचते हैं कि बल्कि हर इंसान में एक इंसान मौजूद है जो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं या जो आपकी तालीमात हैं वो आपको वहीं तक रखती हैं जो आपके खून में मौजूद हों। तो सर के ब्लड में जो है वो यही से था कि मैंने इल्म हासिल करना है और अपने कौम की खिदमत करनी है, और माशाल्लाह से कर भी रहे हैं। सर जी, कॉलेज से कंट्रोलर, इस वक्त आप माशाल्लाह सीट पर हैं, तो मतलब ये सफ़र थोड़ा सा हमें। हाँ साहब, ये वाकई ही ये लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा ये बात बताना। कॉलेज की जो जॉब है वो प्योरली टीचिंग जॉब है, दैट इज़ अनदर वर्ल्ड। ये जॉब है ना कंट्रोलरशिप की, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट और टेक्निकल और हाईली सेंसिटिव जॉब। इसके बारे में 3 लफ्ज़, टेक्निकल, सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट जॉब है। राइट। हर फाइल की नेचर बड़ी डिफरेंट है। आप आते हैं एक टीचिंग माहौल से, बिल्कुल टीचिंग में तो जो आप कह दिया वो स्टूडेंट ने ओके कर दिया, नहीं, यहाँ पे आके यू हैव टू लर्न द बोर्ड कैलेंडर, यू हैव टू। कई दफ़ा बोर्ड कैलेंडर वो डिसाइड नहीं कर पाता, आपको कॉमन सेंस से डिसीजन लेना होता है कि बोर्ड में वो ऑप्शन नहीं है। मसलन छोटी सी मिसाल बताता हूँ, कई दफ़ा बच्चे खड़े हो गए जी, कोरोना की वजह से हमें पता नहीं था, रोल नंबर स्लिप लेके सेंटर के ऊपर आ गए, ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस का पेपर, रोल नंबर स्लिप के ऊपर, उन्होंने देखा नहीं था। वो कहते हैं हमने तो तैयारी की हुई थी बायो की, हमने तो बायो में एग्ज़ाम देना चाहिए। बोर्ड कैलेंडर ये इजाज़त देता है कि आप 1 हफ़्ता पहले आप आएँ, पहले ब्रांच में दरख्वास्त दें, उसकी फ़ीस अदा करें और तब जाके आप अपना सब्जेक्ट तब्दील करवाएं। अब सिचुएशन आ गई है वो वहाँ खड़े में कोरोना की वजह से, वहाँ पे फिर आपको कंट्रोलर को और चेयरमैन को एक्सेप्शनल डिसीजन लेना पड़ता है कि बच्चे का फ्यूचर खड़ा हुआ है सामने। फिर ये होता है कि आप प्रोविजनली उसको इजाज़त देते हैं, बशर्ते कि तुम बाद में फ़ीस जमा कराओगे। कॉलेज सरबराह इदारा लिख के भेजेगा कि जनाब हमसे गलती हुई है, इस बच्चे का था बायो ही, हमसे गलती में कंप्यूटर साइंस हो गया और हमारी गलती ये हुई है। उसको फिर हम आर्जी तौर पे अलाउ कर देते, क्योंकि वो सेंटर के ऊपर खड़ा होता है, आगे सुपरिटेंडेंट को भी कुछ नहीं पता, उसके पास तो लिस्ट कोई और गई होती है। तो वहाँ पे फिर हम खसूसी ये डिसीजन इसके मुताबिक लेने पड़ता है। तो बताने का मकसद जो आपसे ये था कि ये रूल बाउंड चीज़ें हैं यहाँ पे। बज़ाहिर तो ये इंप्रेशन जाता है कंट्रोलर इज़ द ऑल इन ऑल, क्योंकि बोर्ड इज़ एन एग्जामिनिंग बॉडी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एग्जामिनिंग बॉडी है, कंट्रोलर के ऊपर ही सब कुछ मुहित है। यहाँ कंट्रोलर भी ऐसे यूँ समझे बिल्कुल पतली दीवार के ऊपर चल रहा होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको रूल के मुताबिक डिसीजन करना है। तो रूल बाउंड चीज़ें हैं सारी की सारी। तो दैट इज़, इसलिए वो दोनों जो बात आप खान साहब ने अभी की है बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है, कॉलेज की टीचिंग का और यहाँ के जो सेटअप है, यहाँ की जो जॉब है उसकी नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आपको लर्न करना पड़ता है, आपको 8-9 बजे तक बैठा रहता है। कॉलेज में तो आप जस्ट 2 लेक्चर पढ़ाए, 3 पढ़ाए, आप चले गए और जो पढ़ाया वो आपने ठीक किया, नहीं, यू हैव टू फेस द म्यूज़िक ओवर हेयर। यहाँ आपको खान साहब म्यूज़िक भी फेस करना पड़ेगा। कोई चीज़ बाद में भी आपके नोटिस में आएगी, जनाब ये डिसीजन गलत कर गए, कंट्रोलर साहब गलत कर गए। तो इसलिए वेरी केयरफुल इस मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो आखिरी बात वो ये कहूँगा
इसको लर्न करना पड़ा मुझे 8 9 9 बजे तक। कैलेंडर में घर ले जाता था। ये तारीफ़ की बात नहीं, मुझे करना पड़ा यहाँ। अदरवाइज़ तो यहाँ चीज़ें हर बंदा हर साल दीवाना होता है कि मेरा साइन कर दें आप। नहीं, जिम्मेदारी फिर मेरे पे आनी थी कि जनाब गलत डिसीजन कर दिया, तो मुझे सीखनी पड़ी उसको, अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको बेहतर करने की। सर थोड़ा सा क्योंकि बातें भी चल रही हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा, बुक रीडिंग तो आपने वैसे पहले बताया, कोई शेर व शायरी से, कोई अदब से, कोई इस तरह की चीज़ों हाँ, से? मसलन मैं ना कॉमिक चीज़ें ज़्यादा शुरू से ही पसंद करता आया हूँ। कॉमिक चीज़ें आपने बात की थी ना, जिस तरह मैं एक यूट्यूब पे देखता हूँ, राना एजाज अजीम है एक जी, आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम। जी बिल्कुल। ये 2-3 चीज़ें जिस तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी है, इनकी कॉमिक जो चीज़ें हैं उसको मैं वो करता हूँ, एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा फारिग टाइम में। और उसके बाद म्यूज़िक वगैरह मैं सुन लेता हूँ, ख़ास तौर पे इंडिया में जिन्होंने नाम कमाया है बड़ा, राहत फ़तेह अली ख़ान, उनको सुन लेता हूँ। राहत फ़तेह अली ख़ान को मैं सुन लेता हूँ। इवन नूर जहाँ का एक को भी मैं, उसकी मेहदी हसन की गज़लें मुझे बहुत पसंद है, वो मैं सुन लेता हूँ। गुलाम अली भी पाकिस्तानी है, उनका भी मैं सुन लेता हूँ। तो मौसीकी से सिर्फ सुनने का शौक़ है या नहीं? गाना नहीं मैं इतना वो करता। हाँ, सम टाइम कभी कभार गुनगुना लेता हूँ, वो भी अकेले होकर। बच्चे फिर मुझे कहते हैं डैडी ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं फिर अकेले में वो गुनगुना लेता हूँ। व्यूअर्स, आपने जाना कि इतनी बड़ी सीट, इतना बड़ा ओहदा, और आखिरकार वो भी एक इंसान तो है। हर इंसान के अंदर एक कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये लाजिम नहीं कि वो सबके सामने मतलब ओपन करके लोगों को बता सकेंगे। जिन्हें मैं सिंगर भी हूँ, मैं भी सिंगर हूँ। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, बहुत सारे इदारे, तालीमी इदारे से हट के भी इसके जद में आए, उसके असरात भी बड़े मुरतब हुए। आप ये बताइएगा कि आपके इदारे उससे कितने मुतासिर हुए, और उसको आपने मतलब हिट करने के लिए क्या ऐसे इक़दाम लिए, वो भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो कोरोना के दौरान ना एक अहम तरीन जो हमें इदारों की तरफ से पेश आया, वो आया फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी के हवाले से कि रोल नंबर स्लिप्स, मसलन पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते थे, सीओज भी मुझे फ़ोन करते थे कि डीसीओ भी ने भी फ़ोन किया कि ये हमें रोल नंबर स्लिप इशू नहीं कर रहे। बाद में पता चलता था कि इन्होंने पेरेंट्स से फ़ीस ही अदा नहीं की। तो वो हमें बाद में पता चला कि इदारे जो है वो राइट के ऊपर होते थे। वाकई ही पेरेंट्स को, मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ, एक मुझे अचानक कोर्ट की तरफ से आया पिछले दिनों कि जी फ़ौरन आपका कंटेम्प्ट लग गया, फ़ौरन पहुँचे जस्टिस शकील अहमद साहब की तरफ। ये अभी पेपर था अगले दिन बायो का, मैं यहाँ जुमे का दिन था, तो मैंने कहा जी ऐसे है कि मैं आ नहीं सकता, आपको जो प्रॉब्लम पेश आ रहा है, जो जिसने कंटेम्प्ट किया है, जिसने रिट की है, उनको भेजे मेरी तरफ। वो जब बीबी खातून यहाँ पे, वकील भी साथ थे, उन्होंने कहा जी हमारे ना रोल नंबर स्लिप इशू नहीं करे। तो पता चला उन्होंने 46,000 रुपये देने थे किसी इदारे के। और उन इदारों को जब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप ऐसे है, क्योंकि ये मसला है आपके और इदारा, बोर्ड इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, हम डायरेक्ट रोल नंबर स्लिप नहीं दे सकते, हम डायरेक्ट इशू नहीं कर सकते रोल नंबर स्लिप। वो बोर्ड हमें एफिलिएटेड इदारों को हमने वहीं से ही दिया होता है कोड, वो वहीं से ही निकलवा के दे सकते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बात की अपने तौर, तो उन्होंने कहा जी चले, आप कहते सर हम आधी फ़ीस ले लेते हैं। अब वो क्या हुआ, वहीं बैठे बैठे मेरे ऑफिस में ही, मुझे ज़रूरत नहीं थी कोर्ट जाने की, ऑफिस में ही बैठ के मसला हल हो गया। तो उन्होंने पे कर दिया 20-22 हज़ार रुपये इदारे को, वहाँ उन्होंने रोल नंबर स्लिप, दोनों ने शुक्रिया अदा करके, तो इस तरीके से ये इदारे का भी मसला हल हो गया, उनका भी हो गया बगैर किसी उसके ना उनको। बल्कि कल ही आया मुझे लेटर के थैंक्स का रजिस्ट्रार की तरफ से कि आपने ये रिट पिटिशन बहुत जिस तरीके से, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन नहीं थे, हाफिज़ कासिम साहब आए नए चेयरमैन, उस वक्त वो वहाँ नहीं थे, चेयरमैन हमारे मियाँ नवाज़ साहब थे। तो ये मसला इस तरीके से हल हो गया। और वाकई ही ये बात है कि इदारे हिट हुए हैं। ये हमें पेरेंट एज ए पेरेंट्स हमें सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ पे करना चाहिए। लेकिन मेरी साथ साथ इदारों से भी यही रिक्वेस्ट एक ये होगी कि जब आप एडमिशन भेजते हैं उस वक्त इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्लियर करें। और उस वक्त देखें, ये रोकना भी गलत है किसी को रोल नंबर स्लिप, ये आप उसी वक्त ही अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर क्लियर करें और रोक भी आप रोल नंबर स्लिप इनको इशू कर दें। बाद में सनद अभी आपके पास आनी है, आप उस वक्त ले गए उनसे पैसे। जी बिल्कुल। रिजल्ट कार्ड आपके पास आना है, आप उस वक्त उनसे पैसे ले गए।
जी बिल्कुल, सर ने बिल्कुल आपको इन्फॉर्म भी किया, और नो डाउट कि हर कौम के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सादर भी हुई, और हम पर भी इससे कबल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी मुश्किलात आईं और हमने फ़ेस किया, और माशाल्लाह से 2 साल से हमारी गवर्नमेंट भी इसको अच्छे अंदाज से ले रही है, और अच्छे इक़दामात मतलब अब तक मुरतब किए गए हैं, जिससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। सर, स्कूल और कॉलेज के लिए बोर्ड की तरफ से जो ख़ास बात मैं मतलब अपने व्यूवर्स को आपकी तरफ से देना चाहता हूँ, कोई तोहफ़े की शक्ल में, क्योंकि अभी रिज़ल्ट्स भी कुछ और इम्तिहानात के सिलसिला बाकी है, रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं। सर, मेरे व्यूवर्स और मैं ख़ुद ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आज हम किसी छोटी सीट पर नहीं आके बैठे, बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका कि आपने हमें टाइम दिया। सर, बोर्ड की तरफ से कोई नई तालीमी पॉलिसी जो हमारे स्टूडेंट भी देख रहे हैं आपको, वो भी जानना चाहते हैं, हमारे प्रोफेसर और ऑनर स्कूल कॉलेजेस वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी नई बेहतरीन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, तालीमी बोर्ड से, वो क्या देना चाह रहे हैं आप? अच्छा, एक तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट देती है, हम तालीमी पॉलिसी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो एग्ज़ाम हुआ है, 4 एग्ज़ाम इकट्ठे हुए हैं, हमारी तवक्को के बरक्स ट्रिमेंडस रिस्पांस रहा है। गर्मी के बावजूद स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं। अब रिसेंटली गुजरावाला में एक मीटिंग हुई है जुमे वाले दिन, जो कि तमाम पंजाब के कंट्रोलर्स की मीटिंग थी। उसका एजेंडा ये था कि हाउ टू प्रिपेयर द रिज़ल्ट। एक तो ये बात है कि सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये लोगों तमाम अवाम उन्नास के लिए है, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है सेकेंड ईयर का, वो आ रहा है 30 सितंबर, और 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है 16 अक्टूबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टूडेंट, जो अवामुन्नास या वालिदैन जिसके बारे में कंसर्न है, वो ये है कि ये रिज़ल्ट कैसे मुरतब होगा, प्रिपरेशन कैसे है। चूँकि इस दफ़ा FSC में 3 पेपर लिए गए और मैट्रिक में 4 पेपर थे इलेक्टिव के। अब ये प्रिपेयर कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ने इसमें एक तो ये किया है कि एवरेज फार्मूला वो बनाया जाएगा तमाम इलेक्टिव, पास इलेक्टिव सब्जेक्ट का। ये जो आप नई तालीमी पॉलिसी कह रहे हैं, ये आप इसको इस तनाजुर में ले सकते हैं। हम इसको यूँ कहते हैं कि रिज़ल्ट ऐसे तैयार हो रहा है इस दफ़ा। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक तमाम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का नंबर लेकर उसकी एवरेज निकाल के वही वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में ऐड कर देंगे, और उस पर प्लस 5% तमाम उसको, लेकिन उनको होगा जिन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट पास किए हैं। तमाम इलेक्टिव सब्जेक्ट पास किए, उनको 5% ऐड कर देंगे कंपलसरी सब्जेक्ट में जी। यानी इलेक्टिव, इसका मतलब ये है कि आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो बहुत अहम रोल अदा करेंगे आपके कंपलसरी में नंबर हासिल करने में, जो कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, उसमें रोल अदा करेंगे, ठीक है, और उसमें 5% ऐड होगा। और इस दफ़ा एक और नई बात जो गुजरावाला में हम मीटिंग में डिस्कशन हुई है तमाम पंजाब के कंट्रोलर्स की, उसमें ये भी डिसीजन हुआ है कि ग्रेस मार्क्स वो तमाम लोगों को हम देंगे, जो कि 1% होता है। यानी 1100 के जो नंबर होते हैं उसमें 11 नंबर वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे टू ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स, तमाम कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो ये एक 2 चीज़ें थी जो प्रिपरेशन के हवाले से थी। और एक और अहम इसमें टेक्निकल बात है, जो कि बच्चे जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कि जो फेल होगा बच्चा, उसको हम एज ए होल फेल नहीं लिखेंगे, उसके सब्जेक्ट में लिखेंगे कंपार्टमेंट। ही और शी विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फेल, नहीं कंसिडर होगा। और इसमें एक और चीज़ भी है कि चांस पहले 3 होते थे, अब एक्सपेक्टेड ये है कि एक चांस और दिया जाएगा। वो कोरोना की वजह से, जिस तरह अभी आपने बात की कोरोना की वजह से तालीमी इदारे वो हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट भी सफ़र हुआ है। जहाँ तालीमी इदारे सफ़र हुए हैं, ऑनर सफ़र हुए हैं, तो स्टूडेंट भी सफ़र हुआ है। तो उनको हम एक एडिशनल चांस है, गवर्नमेंट उस पर भी गौर कर रही है, और एक्सपेक्टेडली वो भी डिसीजन आ जाएगा कि एक एडिशनल चार्ज उनको दिया जाए। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट की प्रिपरेशन हमारी इस तरीके से ये होगी। सर, एक पर्सनल सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में दोस्त, एक लफ्ज़ है दोस्त, एक कीमती असासा होता है। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इस वक्त भी मौजूद तालीमी इदारों से मुंसलिक आपके ख़ास जो दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके नाम लीजिए आप। मेरे दोस्तों में हर किस्म की फील्ड के लोग भी हैं। उनमें मैं 5-6 लोगों के नाम, जिनके साथ जिनसे इंस्पिरेशन भी मैं लेता हूँ और जिनके साथ मैं शेयर भी करता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से
और उनके क्रिएटिविटी की वजह से। उसमें जो जब से मैं 97 में आया हूँ मुल्तान में, तो उस वक़्त से मसलन आमिर हफीज़ तौसीफ़ी साहब, जिनको आमिर हफीज़ मलक, और साथ एक और नया नाम मेरे नज़दीक वो नया इससे कि 4-5 साल पहले उनसे तारुफ़ हुआ, काश उनके साथ ज़्यादा होता, वो शफ़ीक आतिफ़ धरीजा साहब थे, हैं वो माशाल्लाह से। उनको जब मैं देखता हूँ तो वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ कि वाई नॉट वी, हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से सैयद यूसुफ़ुर रहमान ज़ैदी साहब हो गए, और एक दो मुनीर अहमद चुगताई हो गए जो इस टाइम लंदन में डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उधर। मोहम्मद सैन साहब हो गए, महार मोहम्मद सैन चीना साहब जो उधर नेशनल बैंक के हेड हैं विहाड़ी जोन के। इस तरीके से राना मुज़क्कर साहब हो गए सोशोलॉजी के, मुश्ताक साहब हो गए सोशोलॉजी के। तो ये तमाम लोग, और ताहिर अमीन साहब हो गए मेरे साथ, जो मलिक ताहिर अमीन साहब है साइंस कॉलेज के स्टैट के प्रोफेसर हैं। तो ये तमाम लोग मेरे साथ इकट्ठे, अभी भी इनके साथ रब्ता कायम है मेरा, और यही मेरे लिए गाइडेंस के तौर पे कोई मशवरा होता है मैं इन्हीं से ही करता हूँ। इसमें एक और अहम नाम मैं उनका तज़किरा ज़रूर करना समझूंगा, वो मेरे वालिद साहब के शागिर्दों में से भी हैं और हमारे वो कुलीग भी रहे हैं, प्रोफेसर मलिक अब्दुल जब्बार साहब, जो कि एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान के प्रिंसिपल हैं। वो हमारे दोस्तों में से भी रहे और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, उनसे रहनुमाई साथ साथ रही है हमेशा से, और अब भी है उनके साथ। तो उनका नाम मैं लाज़मी लेना पसंद करूँ। आज बहुत खुशी हुई हमें, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद थी वो किसी तारुफ़ की बिल्कुल मोहताज नहीं थी। बेहद शुक्रिया सर आपका कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से हमें टाइम दिया। और हम ये आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ने के अमल को हमेशा जारी रखें। जिस वक्त आप रुक गए, जानिए सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, आप ख़त्म हो गए, आप रुक गए, सफ़र जारी रहता है। तो उसके लिए तगो रखना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन जनाब प्रोफेसर हामिद मोहम्मद इस्माइल तगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने नदीम ख़ान ऑफिशियल के लिए जो है हमें टाइम दिया, और आपकी कीमती बातों से हमने व्यूवर्स तक पहुँचाई भी हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह से अपना सफ़र मैं ख़ुद भी जारी रखे हुआ हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लोगों के साथ, बहुत अच्छे आला पैमाने पर जो लोग हमारे मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा और उनके बारे में आप भी जान पाएंगे। मैं चाहूँगा सर हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये पहला इंटरव्यू है मेरा, और ये मेरे पास और भी बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने कहा अभी मसरूफ़ियत है कुदरती, अभी 8 तारीख को पेपर ख़त्म हुए तो सब मैंने कहा कि आप लोग बाद में आ जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। तो लेकिन जब मैंने इनका हौसला देखा, नदीम ख़ान साहब का, इनसे मेरी मुलाकात हुई ना, मैं इनको जानता था। इनसे जब मैंने मुलाकात की तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो मैं इनसे इंस्पायर हुआ और इनसे मुतासिर हुआ। मैंने कहा नहीं, इनके अंदर स्पार्क है, और मैंने फिर रेडी हुआ इनको इंटरव्यू देने के लिए। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह के मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नदीम ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है, और इसको शेयर करें ताकि ये जो चीज़ें हैं पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो तमाम लोगों तक आगाही हो सके। तो बस मेरा आई विश हिम गुड लक फॉर दिस चैनल। दोबारा अपने किसी खूबसूरत प्रोग्राम, अपने नए खूबसूरत मेहमान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।